2020 दिल्ली दंगों को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच चीफ जस्टिस एन.वी. अंजारिया और रविंद्र कुमार की बेंच ने जो फैसला दिया है उसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। साथ ही 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है। इसी फैसले को लेकर इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी निशा सिद्धू जी। हम उनसे बात करते हैं। मैं समय पहले तो हम जनमानस राजस्थान में आपका स्वागत करते हैं जी। शुक्रिया। जिस तरीके का ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक वक्त आया, ये जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, ये तब से ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और पहला एक्सपेरिमेंट का शिकार हुआ कन्हैया कुमार। उसके क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशन थे जो इनके कब्जे में नहीं आ रहे थे और इनकी बोली नहीं बोलते थे और हक हकूक की लड़ाई को लड़ते थे, तो इन्होंने वहाँ से टारगेट करना शुरू किया। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक नौजवानों की ऐसी पीढ़ी निकली जिनके ऊपर हमको फख्र था कि वो आने वाला भविष्य भारत का सुरक्षित है। उसमें उमर खालिद हो या शर्जील इमाम हो और बाकी बच्चे जो भी जिनको जेलों में ठूंसा गया, वो चाहे गुजरात के अंदर हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो या अन्य राज्यों में, तो ऐसे नौजवान बच्चे उभर के आए थे। तो अभी जिस तरह से सरकार का रुख है कि बिना ट्रायल किए, बिना सुनवाई किए, बिना हियरिंग चालू किए लोगों को सालों तक जेलों में बंद रखो, तो ये तानाशाही की बात हमेशा उठाती रही भारतीय जनता पार्टी की। पाकिस्तान में तो तानाशाही का राज है, फलानी जगह पे तानाशाही का राज है, खुद क्या कर रहे हैं ये है। तो ये उन्हीं राहों पे चले हुए और इनकी तो बुनियाद ही वहां से है। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप भी लगातार जो छात्र एक्टिविस्ट है उनको लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं और काफ़ी जो है चर्चाओं में भी बने रहते, क्या इस फैसले के आने के बाद शर्जील इमाम उमर खालिद को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं होगी दोबारा से? क्योंकि अभी जो मामला है उसको पूरा सेफ रखा गया है, जो पुलिस द्वारा जांच की गई है उसको भी जो है कोर्ट ने सेफ रखा है। देखिए, ये फैसला जो है नाउमीदी का मैंने कहा नहीं है। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। यहाँ जिस देश के अंदर लोगों को रेल की पटरी की भाषा समझ में आती हो, उसको देख के फैसले होते हों, उसको देख के अधिकार दिए जाते हों, तो जनता का संघर्ष ऑब्वियसली तेज होगा, तो ये लड़ाई भी हम जीतेंगे। जिस तरीके से आपने रेल की पटरी का जिक्र करा, क्या इसके ये माना जा सकता है कि आगे जो है आप लोगों द्वारा कोई प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें रेल या इस तरीके की पटरियों को जाम करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, मैं रेल की पटरी का एक एग्जाम्पल दिया है कि सरकारों को इस तरह की भाषा समझ में आती है जब उग्र आंदोलन होते हैं, लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं। हमने CNRC के आंदोलन में दिखा दिया कि हम किस तरह से अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। दलित आदिवासियों की बात होती है, इन्होंने SC/ST एक्ट में बदलाव लाने की बात की, तो जनता सड़कों के ऊपर थी ना, और उसको रोका। इसी तरह से इसको भी हम रोकेंगे। निश्चित तौर पे सामूहिक लड़ाई होगी, सामूहिक संघर्ष होंगे और उसको तीखा किया जाएगा। तो आप खुद कह रहे हैं कि ये जो सरकार है इसको उग्र आंदोलनों की ही भाषा समझने में आती है, तो फिर शांति प्रिय आंदोलन से किस तरीके से आप न्याय की उम्मीद रखते हैं? अभी जिनको इन्होंने मनरेगा से जिनके नाम को बाहर किया, महात्मा गांधी जी, जो देश के राष्ट्रपिता, जिनको हम बापू के नाम से जानते हैं, बापू की पहचान से जानते हैं, उनका चेहरा गायब किया, उनकी आने की डंडी ले आए और अभी मनरेगा जैसा सशक्त कानून था उसमें बदलाव लेके उसको VV राम जी कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि गांधी जी ने लड़ाई नहीं लड़ी? अहिंसा के तरीके से भी लड़ी और उधर हमारे गर्म दल और नरम दल आज़ादी के आंदोलन में दोनों ही थे। तो ये सामूहिक लड़ाई, सामूहिक नेतृत्व, मेरे ख्याल में वो इस जीत को हासिल करेगा। मैं तो उस संगठन से आती हूँ जिसकी अनेक नेतरियाँ आज़ादी के संग्राम में थी, उसमें अरुणा आसफ अली का नाम मैं बता सकती हूँ। और कानूनों में बदलाव लाने के लिए मेरी नेशनल प्रेसिडेंट अरुणा राय रही हैं, जो मनरेगा जैसा सशक्त कानून भी लाई और RTI जैसा सशक्त हथियार लोगों को जानने समझने का वो भी लेके आई। तो अभी डॉक्टर सईदा हमीद हैं। तो हम लोग तो आंदोलन और संघर्ष
और अपनी बात जो है, व्यवस्थाएं, सब तरह के इंस्टीट्यूशन अपने इन्होंने कंट्रोल में किए हैं और इसीलिए फैसले भी जो हैं वो उस तरह के आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का ये फैसला मैं समझती हूँ कि कुठाराघात है हमारे संविधान प्रदत्त अधिकारों के लिए और ये किसी कानून के दायरे में नहीं आता। गाइडेंस तो वहाँ से मिलता है, तय वहाँ से होता है, उनके आका तय करते हैं। तो न्याय की उम्मीद जो है वो थोड़ी ढीली पड़ी है, लेकिन हम ना उम्मीद नहीं है। जनता ओबियसली बाहर निकलेगी और इस मुहिम को तेज करेगी ताकि हमारे और भी साथी जो जेलों में हैं सब बाहर आए। कोर्ट का ये कहना है ट्रायल से पहले जो है रक्षा, जो देश है उसकी रक्षा है, उसकी सुरक्षा है, उसको देखते हुए बिना ट्रायल जो है इनको निचली अदालतों को भी आदेश दे दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से कि वो इनकी सुनवाई करे और सुनवाई के आधार पर इनकी जमानत याचिका पर फैसला करे। देखिए, चाहे सर्वोच्च अदालत हो, चाहे देश का सबसे उच्च सदन हो, अगर इनको अपने मुताबिक जरूरत लगती है तो आधी रात को संसद के द्वार भी खुल जाते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट भी आधी रात को भी सुनवाई कर देता है जब इनको लगता है। तो जब नहीं लगता है तो आप कितने भी आदेश पारित कर लीजिए। जब जनता के अधिकारों को कुचलना है, उसका दमन करना है, तो आप किसी भी तरह की रीति नीति लगा लीजिए। अभी बीएनएस जो लाए थे ये भारतीय न्याय संहिता, उसमें क्या था? आपके अधिकारों को कम किया। 12 से ज्यादा राज्यों में आप एंटी कन्वर्जन बिल लेके आए हैं। वो क्या है? लोगों को कुचलने का, दमन करने का, लोग ठीक से सांस ना ले पाए, ये सारे हथकंडे ये अपना रहे हैं। ये एसआईआर क्या है? आपको वोट के अधिकार से वंचित करना। आपका वोट नहीं है तो आप यहाँ के नागरिक नहीं है। तो क्या है ये सब? ये सिवाय दमन के और तानाशाही के कुछ नहीं है। ये साम्राज्यवादी ताकतें इस तरह की हरकतें करती हैं जो पूंजीपति या हैं। और संघर्ष तो मैदान में ही होता है, कमरे में बंद होके नहीं हो सकता। वो एकेडमिक चर्चाएं ही हो सकती हैं। तो अगर लोगों के हक अधिकार की रक्षा करनी है, कोई तो कुर्बानी देगा और शायद उन कतारों में भारतीय महिला फेडरेशन NFAW है।